नमस्कार, सुनील यादव नाम हमारा और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विद्या लाइव पर। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल विद्या लाइव पर। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। व्याकरण का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। हिंदी भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच में। तो ऐसे साथी जो हमारे यूपी पुलिस, एसआई, टेट, सीटेट, लेखपाल या ऐसे विद्यार्थी जो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनके सिलेबस में हिंदी हो, तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सब इस YouTube चैनल से, विद्या लाइव YouTube चैनल से जुड़ जाएं और अपने करीबी एवं अपने हर दिल अजीज़ को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस टॉपिक का लाभ ले सकें। तो शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा व्याकरण से। साथियों या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक मोटिवेशनल बातों के साथ शुरुआत करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और अपना आप हौसला रखिए, आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे वो आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। बात करते हैं भाषा की। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा की तो भाषा क्या है? तो भाष्य नामक धातु, भाषा जो है भाष्य नामक धातु से क्या है? उत्पन्न हुई है। हिंदी में जो भाषा है ये भाष्य नामक धातु से उत्पन्न हुई है। जो धातु की बात करेंगे, धातु क्या है? तो धातु ये मूल भाषा के क्या हैं? ये मूल भाषा के शब्द हैं। ये क्या हैं? मूल भाषा के शब्द हैं। ये मूल भाषा के शब्द हैं। और एक चीज़ आप जानिएगा कि मूल भाषा की जहाँ भी मूल भाषा की बात की जाए तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि मूल भाषा का मतलब ही होता है क्या? संस्कृत। मूल भाषा का मतलब क्या है? संस्कृत। ये किसके शब्द हैं? तो ये जो धातु है ये किसके शब्द हैं? संस्कृत के क्या हैं? शब्द हैं। ये किसके शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं। अब बात करते हैं भाषा की या भाष्य की क्या शाब्दिक अर्थ के बारे में। भाष्य या भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विचार प्रकट करना। क्या करना? विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। भाष्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। भाष्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। तो अब बात करते हैं कि विचार प्रकट करना, तो विचार किसे कहते हैं? देखिए, चीज़ों को मैं बिल्कुल एक दूसरे को कोरिलेटेड या यूँ कहिए कि जोड़ करके हम पढ़ेंगे। और हिंदी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट पढ़ते हुए चले जाइए। जितनी भी बातें यहाँ मैं बताऊँगा आपको वो एक दूसरे से क्या होंगी? जुड़ी हुई होंगी। तो विचार किसे कहते हैं? विचार क्या होता है? विचार किसे कहते हैं? तो विचार के बारे में आप जानते हैं कि विचार क्या है? विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? अध्वन्यात्मक इकाई होती है। मनुष्य के मन की क्या होती है? अध्वन्यात्मक इकाई। कहने का मतलब कैसी इकाई? जिसमें ध्वनि ना हो। तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य के मन की क्या? अध्वन्यात्मक इकाई। कहने का मतलब जिसमें क्या हो? ध्वनि ना हो। मनुष्य के मन का ऐसा भाव जिसमें क्या हो? मनुष्य के मन का ऐसा भाव
जिसमें आवाज़ ना, जिसमें आवाज़ ना हो। मनुष्य के मन का ऐसा भाव जिसमें क्या हो, आवाज़ ना हो, उसे आप क्या कह सकते हैं, उसे आप विचार कहते हैं। तो ये बात है एक छोटी सी बात कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा, भाष नामक धातु से ये मूल भाषा के शब्द होते हैं। और हमने आपको बताया कि मूल भाषा जब भी बात आएगी, जहाँ भी बात आएगी, संस्कृत आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मूल भाषा के शब्द क्या है संस्कृत के, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विचार प्रकट करना। तो इसकी परिभाषा निकल करके क्या आती है, किसकी भाषा की परिभाषा निकल करके आती है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा निकल करके आती है कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है, आप कह सकते हैं कि हमने आपको बताया कि मनुष्य के मन का क्या भाव, ऐसा क्या होता है भाव। तो इसकी जो परिभाषा निकल के आएगी कि भाषा वह माध्यम या साधन है। भाषा वह माध्यम या साधन है। भाषा वह माध्यम, भाषा वह माध्यम या साधन है, माध्यम या साधन है, साधन है। भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जिसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ये परिभाषा निकल करके आई। परिभाषा किसकी निकल करके आई, भाषा की। भाषा की परिभाषा निकल करके क्या आई कि भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का क्या करता है, बिल्कुल आप देखिए विचारों का क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के जो मन के भाव हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहे हैं। लेकिन भाषा क्या है, एक साधन या माध्यम। आप कह सकते हैं कि भाषा क्या है, साधन या माध्यम है। तो अब बात भाषा की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं भाषा की विशेषता क्या है। भाषा की विशेषता क्या है, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, या फिर मैं इसको मिटाने चल रहा हूँ तो मैं मिटा दे रहा हूँ, या फिर आप वीडियो को रोक करके भी इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाषा की विशेषता की। भाषा की विशेषता क्या है, भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता, विशेषताएं, भाषा की क्या विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं में जो पहली बात आती है कि भाषा की विशेषता क्या है, सबसे पहली चीज़ भाषा क्या है, भाषा अर्जित, भाषा क्या अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाषा जो है व्यक्ति समाज में रह करके भाषा को क्या करता है, अर्जित करता है या सीखता है। समाज में रह करके व्यक्ति क्या करता है, भाषा को सीखता है। जो दूसरी बात आती है, भाषा क्या एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति भाषा को समाज से सीखता है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि व्यक्ति जब समाज में रहता है तो भाषा को क्या करता है, समाज में रह करके भाषा को सीखता है।
दूसरी पहली चीज़ हमने आपको बताया कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। आप जानते हैं कि व्यक्ति को जो है जन्म से, जब व्यक्ति जन्म लेता है, बोलने की जो योग्यता होती है, जो बोलने की योग्यता होती है, बोलने की योग्यता होती है वो जन्मजात होती है। लेकिन क्या बोलना है व्यक्ति उसे कहाँ सीखता है? उसे समाज में रह करके सीखता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है? एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट एक दूसरे से जोड़ करके मैं बताऊंगा। तो तीसरे और चौथे पॉइंट ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरी जो बात होती है कि भाषा एक का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। कहने का मतलब है कि भाषा जो है, इसका कोई अंतिम स्वरूप का मतलब कि भाषा का कभी अंत नहीं होता। ये निरंतर एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है। तो अंतिम स्वरूप नहीं होता। इसको आप समझ सकते हैं, जैसे जब भाषा शुरुआत हुई थी भाषा की, तो अगर जिसका अंतिम स्वरूप होता तो आज भाषा संस्कृत पर ही होती। जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे कि हिंदी भाषा के बारे में, कि हिंदी भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई, तो आपको जो है आप जानेंगे कि हिंदी भाषा के बारे में संस्कृत, सबसे पहले मूल भाषा के जो शब्द थे संस्कृत दो भागों में जो है बदल जाता है। धीरे संस्कृत दो भागों में टूटता है, लौकिक संस्कृत और अलौकिक संस्कृत। फिर अलौकिक का रूप चेंज होता चला जाता है। कहने का मतलब उसका रूप चेंज होता है पाली में, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृतिक भाषा, फिर प्राकृतिक भाषा के बाद अभ्रंश भाषा, फिर अभ्रंश भाषा से सौरसैनी अभ्रंश, फिर सौरसैनी अभ्रंश से तब जा करके हमारी कौन सी भाषा निकल करके आती है? हिंदी भाषा। अगर उसका अंतिम स्वरूप होता तो आज भी भाषा कैसे होती? मूल रूप में। मूल रूप का मतलब कैसे? संस्कृत के रूप में। तो बात समझ में आई होगी, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। तो चौथी चीज़ यहीं से निकल करके आती है कि भाषा क्या होती है? भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। कहने का मतलब क्या है कि भाषा क्या होती है? भाषा में परिवर्तन होता रहता है। धीरे धीरे भाषा में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। तो आप एक मुहावरा भी सुने होंगे कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले बानी। तो भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील भी होती है। ये भाषा की क्या है विशेषता? यदि आप इसको नोट करना चाहते तो आप नोट कर सकते हैं। अगली जो बात आती है भाषा के प्रकार की, तो मैं इस चीज़ को अभी मिटा देता हूँ। भाषा के प्रकार की, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार में सीखते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के प्रकार, जो भाषा का प्रकार है, आप अधिकांशतः आपको पढ़ने का मिलेगा, या अभी तक आप जानते होंगे भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा आप जानते होंगे, या बहुत से ऐसी किताबों में आपको मिलेगा कि भाषा 2 प्रकार की होती हैं। लेकिन भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। मैं बताता हूँ आपको भाषा कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में पहला क्या है? भाषा का पहला प्रकार क्या है? मौखिक भाषा। कैसी भाषा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं बताते हैं आपको। दूसरा जो भाषा आती है लिखित भाषा। दूसरी जो भाषा है वो क्या है? लिखित भाषा। और जो तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। कैसी भाषा? सांकेतिक भाषा। जो तीसरी भाषा है वो क्या है? सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि भाषा क्या है? एक प्रकार का साधन या माध्यम है जो हम अपने विचार आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रकार है भाषा के प्रकार में, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा में आप जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोल करके दूसरे व्यक्ति या सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है, और सामने वाला व्यक्ति क्या करता है? उसके विचारों को कैसे सुनता है? सामने वाला व्यक्ति उसके विचारों को सुनकर ग्रहण करता है।
तो ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को, कैसा, यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोल कर करता है और सामने वाला व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करता हो। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोल कर करता है और सामने वाला व्यक्ति उन्हें सुनकर ग्रहण करता है, तो ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा, जैसे मैं अपने विचारों को बोल करके आप तक पहुंचा रहा हूं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर मेरे विचारों को सुन रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो सुन करके आप मेरे विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, ये कैसी भाषा है? मौखिक भाषा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? लेकिन मैं एक भाषा का और भी प्रयोग कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। तो कहने का मतलब मैं 2 भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। और जो दूसरी बात आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा में क्या, लिखित भाषा आप किसे कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता हो? यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता हो और सामने वाला व्यक्ति उन्हें पढ़कर ग्रहण करता हो, तो ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता हो और सामने वाला व्यक्ति उन्हें क्या करता हो? सामने वाला व्यक्ति उन्हें पढ़कर ग्रहण करता हो, तो ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोर्ड पर अभी जो चीज़ें लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, तो आप अगर मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ, लिख करके और आप क्या कर रहे हैं? उन्हें पढ़ रहे हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये चीज़ें दिख रही हैं, पढ़कर आप इन्हें पढ़कर क्या कर रहे हैं? पढ़कर आप इन्हें विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसी भाषा क्या होती है? लिखित भाषा होती है। और सांकेतिक भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? संकेतों का। किसका प्रयोग किया जाता है? संकेतों का। केवल संकेतों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो परिभाषा होती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान ना तो बोल कर करता हो और ना ही कैसे करता हो, और ना ही लिख कर करता हो, तो ऐसे भाषा को हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच चल रहा होता है और क्रिकेट के मैच में एक अंपायर अपनी एक उंगली खड़ी करता है ऊपर हवा की तरफ, अपनी उंगली को ऊपर की तरफ उठाता है। तो आप जानते हैं जैसे ही अंपायर अपनी उंगली को ऊपर की तरफ उठाता है, सामने खेल रहा खिलाड़ी क्या होता है? पवेलियन की तरफ जाने लगता है। और आप जानते हैं कि क्या अंपायर जा कर के बताता है सबको या दर्शकों को जा कर के बताता है कि सामने खेल रहा खिलाड़ी आउट है? नहीं, वो क्या करता है? वह करता है क्या? संकेत। वह क्या करता है? संकेत देता है और सामने खड़ा खिलाड़ी क्या हो जाता है? पवेलियन की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया मौखिक और लिखित और सांकेतिक भाषा के रूप में तीनों प्रकार की भाषाओं के बारे में हमने आपको बताया। अभी तक एक बार पुनः रिवीजन करा देते हैं आपको। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हिंदी भाषा, व्याकरण एवं सामान्य परिचय में सबसे पहले हमने आपको बताया भाषा क्या है? भाषा एक भाष्य नामक धातु से उत्पन्न हुई और भाष्य का जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाषा या भाष्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। हमने आपको विचार के बारे में बताया, विचार क्या चीज़ है। उसके बाद फिर हमने बताया कि जहाँ भी मूल भाषा की बात की जाएगी तो आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि संस्कृत के बारे में। किसके बारे में? संस्कृत के बारे में। फिर हमने बताया भाषा की विशेषता क्या होती है। तो हमने पहला पॉइंट बताया भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। दूसरा पॉइंट हमने बताया भाषा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। और चौथा पॉइंट जो है उसमें भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। फिर हम बात करते हैं भाषा के प्रकार में, और भाषा के प्रकार में हमने मौखिक, लिखित और सांकेतिक, मौखिक और लिखित और सांकेतिक भाषा के बारे में हमने आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को अपने विचारों का आदान प्रदान बोल करके करता हो और सामने वाला व्यक्ति या श्रोता जो है वो उसके विचारों को क्या कर रहा है? सुन करके ग्रहण करता है। तो इस प्रकार की भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। जैसा कि हमने अभी हमने आपको इसका जो है उदाहरण दिया है। उसके बाद लिखित भाषा में यदि कोई व्यक्ति
अपनी भाषा का आदान प्रदान कैसे करता हो, लिख करके करता हो, और सामने वाला व्यक्ति कैसे करता है, पढ़ करके ग्रहण करता है। तो इस प्रकार की भाषा को आप जानते हैं लिखित भाषा। मौखिक भाषा हमने बताया कि केवल ना इसमें बोल करके ना ही लिख करके विचारों का आदान प्रदान किया जाता, बल्कि एक संकेत होता है और उसी के द्वारा विचारों का क्या कर दिया जाता है, आदान प्रदान कर दिया जाता है। अब इस प्रकार की भाषा में मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। आपको अपना एक जो है, आप वीडियो के लास्ट में बिल्कुल आप वीडियो में आप जाएंगे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं। और जो इसका पहला प्रश्न है कि इन तीनों भाषाओं में सबसे सरल भाषा कौन सी है, आपको बताना है कि सबसे सरल भाषा कौन सी है, सबसे सरल भाषा कौन सी है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, सबसे कठिन भाषा कौन सी है, सबसे कठिन भाषा कौन सी है, कठिन भाषा कौन सी है। ये दो क्वेश्चन हैं, ये आपको बताने हैं। और आज के लिए बस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आपको इन दोनों क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।